दोस्तों नमस्कार। कितनी व्यापक तैयारी हो सकती है आज रात को लेकर, क्योंकि तेहरान में जिस वक्त 3:30 बजे होंगे रात के, उस वक्त अमेरिका में 8 बज रहे होंगे शाम के। यानी वाशिंगटन की तारीख जब बदलेगी और जो तेहरान की तारीख बदल चुकी होगी, इन दोनों परिस्थितियों के बीच क्या ऐसा युद्ध या ऐसा हमला देखने को मिल सकता है, या फिर उसकी तैयारी जिस तरीके से ईरान ने कर ली है वो इतनी व्यापक तैयारी है कि सिर्फ और सिर्फ हमला ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ बचाव को लेकर इतनी बड़ी फौज अपने तौर पर तैयार की जा सकती है जिसमें पूरा देश ही सैनिक दिखाई देने लग जाए। यानी हर की भूमिका सैनिक वाली हो जाए। शायद ईरान के लिए यह एक अस्तित्व का सवाल है। इसीलिए ईरान के नागरिकों को जो संदेश है, वहां के युवाओं को जो संदेश है, वह सीधे तौर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से ऐसा संदेश है जिसमें यह एक लिहाज से आखिरी लड़ाई है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल जब व्हाइट हाउस से ईरान को सीधे सीधे चेतावनी दी, और उस चेतावनी का मजमून एक ही लाइन में यही था, हमारी बात मान लो अन्यथा ईरान को हम खत्म कर देंगे। ईरान को खत्म कर देंगे तो इसकी एवज में कौन सी तैयारी ईरान के भीतर हुई है। दरअसल वो इतनी व्यापक तैयारी क्यों मानी जा रही है, उससे पहले हमें लगता है कि दो बातों पर गौर कर लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि दरअसल नब्ज होर्मुज़ रूट है। अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव में एक ही लाइन ऐसी थी जिसको लेकर ईरान मानने को तैयार नहीं, वो था होर्मुज़ रूट को खोल देना। और जो 10 सूत्री बातें ईरान की तरफ से कही गई, उसमें 5 सूत्र तो ऐसे हैं जो सीधे होर्मुज़ रूट से जुड़े हुए हैं, और वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। यानी दोनों किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, यह बात तय हो गई। अब जो बड़ी बात है, क्या वाकई आज की रात 8 जब वाशिंगटन में बजेंगे और भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, उस वक्त तेहरान में सुबह होने को होगी और 3:30 रात का वक्त होगा। इसीलिए यह सवाल बड़ा हो चला है कि जो जानकारी रूस की तरफ से लगातार सैटेलाइट माध्यमों के जरिए, चाहे इजराइल के भीतर कहां कहां एनर्जी पावर पॉइंट्स हैं जिस पर अटैक होना है, कहां कहां पर सऊदी अरब में वह कौन से एनर्जी पॉइंट्स हैं जहां पर अटैक ईरान कर सकता है, या खाड़ी देशों के भीतर भी जो हमले हो सकते हैं, या फिर इजराइल की सेना जहां जहां जिस रूप में मौजूद रहे उसको निशाने पर कैसे लिया जा सकता है। क्या यह पूरी जानकारी ईरान को अगर रूस दे रहा है तो उसके आगे की कड़ी यह भी है कि अपने तौर पर जो तैयारी ईरान ने की है, रूस भी उसे देखकर भौचक है। और इन सबके बीच जो मदद चीन से मिल रही है, उसके जरिए उसके पास मिसाइल की खेप बड़ी हो चली है। लेकिन इन मिसाइलों को संभालने के लिए जो एक पूरी फौज चाहिए, क्या वो इन बीते 30 दिनों में खड़ी की जा चुकी है? हमें लगता है आज एक एक सिलसिले को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वाकई आज की रात युद्ध की एक निर्णायक रात है। अब उस निर्णायक परिस्थिति में अमेरिका या तो अपने सीजफायर की तारीख को बढ़ा देगा, या फिर यह निर्णायक रात में तब्दील हो सकती है। लेकिन इन परिस्थिति के बीच पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि दुनिया किसी एक देश के इशारे पर नहीं चलेगी। कितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमी के साथ कोई भी देश खड़ा हो जाए, वो चाहे चीन ही क्यों ना हो, लेकिन दुनिया किसी एक देश के निर्देश पर नहीं चलेगी। पुतिन के इस मैसेज का मतलब है क्या? I wouldn't really speak about any domineering poles. It doesn't mean that this new multipolar world should have any hegemons, because no one is speaking about this, not in BRICS, not in the SCO. Everyone has equal rights in this multipolar world. And from international law point of view, everyone must have equal rights, must be in the similar position. But it doesn't mean that anyone should dominate over the politics or over global security. So we do not believe that there should be some domination. Everyone must be equal. पुतिन ने यह बात ट्रंप के भाषण के बाद कही, यानी कल व्हाइट हाउस में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर कहा कि अमेरिका चाहे तो एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकता है, और वो रात मंगलवार की रात भी हो सकती है, यानी आज की रात, और जिसको लेकर ईरान ने तैयारी कर रखी है। हालांकि उससे पहले ईरान ने दो बातों का जिक्र खुले तौर पर यह कहकर कर दिया कि दरअसल सभी पावर प्लांट तबाह कर देना, नागरिक आबादी पर दबाव बनाकर सरकार को बातचीत की मेज पर लाने की धमकी देना, यह पूरे तरीके से गैरकानूनी है। लेकिन बावजूद इसके कोई रास्ता निकल जाए, इसको लेकर एक दबाव तो पूरी दुनिया का ईरान और अमेरिका के बीच जो ठन चुकी है उसको लेकर लगातार बन भी रहा है। यह अलग मसला है कि इन सब के बीच ईरान के साथ एशियाई देशों ने समझौते करने शुरू कर दिए, यूरोप ने समझौते करने शुरू कर दिए,
और जिस होमर्ज रूट का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या कुछ लिखा गया ईरान के जरिए जो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को ही दफन कर देगा, या आने वाले वक्त में जो तेल की राजनीति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती है वो एक झटके में सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट के देशों से शिफ्ट होकर ईरान के पास पहुंच जाएगा। तो अमेरिका ने उसको प्रस्ताव को भी नकार दिया। लेकिन बात तो आज रात के उस हमले को लेकर है जिसमें सवाल तैयारी का है। जो जानकारी अलग अलग सूचनाओं के जरिए अलग अलग तरीके से ईरान की मीडिया के जरिए, और वो CNN हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो या फिर इरना न्यूज एजेंसी हो, अगर उनके जरिए चीजों को परखना शुरू करें तो आपके सामने 5-6 बड़े सवाल अब ईरान की तैयारी को लेकर आ सकते हैं। मास लेवल पर रिक्रूटमेंट लगातार हो रहा है। मास लेवल का रिक्रूटमेंट का मतलब यह होता है कि जो नागरिक अभी तक सिर्फ सेना के भरोसे थे अब वह भी अपनी देश की सुरक्षा के लिए मिलिट्री में शामिल हो जाएं या खुद को अब सैनिक मानने लग जाएं। और इसके ठीक समानांतर युवाओं से खास तौर से जो गुहार ईरान की सरकार ने या कहें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने तौर पर लगाई है वो सिर्फ और सिर्फ उन पावर प्लांट्स या एनर्जी के संयंत्रों को लेकर एक ह्यूमन चेन बनाने तक नहीं है। उसके आगे की कड़ी है कि जरूरत पड़ेगी तो वह भी उस ट्रेनिंग में शामिल हैं जिस ट्रेनिंग के जरिए युद्ध तब व्यापक हो जाएगा जब अमेरिकी पैदल सेना या तो ईरान में घुस जाए या फिर खर्ग द्वीप पर घुसने के लिए वो लगातार हमले शुरू कर दे। तो तैयारी उसकी भी है और इसीलिए खर्ग आइलैंड को लेकर जो विस्फोटक वहां पर है, जो गाइडेड मिसाइल वहां पर है, जो विस्फोटक माइंस तैयार की गई है, और इन सब के साथ तैयारी इस रूप में भी है कि वहां पर ड्रोन और छोटे विस्फोटक कैसे काम करेंगे, मिसाइल सिस्टम खासतौर से पोर्ट और खर्ग आइलैंड को लेकर कैसे काम करेगा। यह चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि इसकी तैयारी अपने तौर पर टैंकर वार के तौर पर है, जहां स्पीड बोट्स हैं, स्वर्ण टैक्टिस है, आर्वेश नेवी की मौजूदगी है। यानी यह दो लिहाज से लड़ा जाता है, जहां एक हिट एंड रन टैक्टिस है और दूसरी तरफ समुद्र के बीच एक गुरिल्ला वारफेयर है, क्योंकि इसमें कोस्टल डिफेंस, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, माइंस और इसके साथ साथ जो टकावर स्पेशल फोर्स की यूनिट है जिसको SNSF कहते हैं, यह सिपाह नेवी स्पेशल फोर्स के तौर पर जानी जाती है। इसमें बड़ी तादाद में जिन लोगों को शामिल किया गया है, पहली बार जो रिक्रूटमेंट के बाद यह स्थिति इराक ईरान वार के वक्त भी नहीं आई थी। यह पहली बार ऐसी स्थिति आई है जिसमें बाजी मुस्तजमीन, जिसमें पैरामिलिट्री वॉलंटियर मिलिशिया के तौर पर जिसको माना जाता है, उसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 6 लाख है। लेकिन यह स्ट्रेंथ पूरे देश को अगर उसमें अब शामिल करने की दिशा में बढ़ रही है तो यह स्ट्रेंथ लगभग 2 करोड़ यानी 20 मिलियन तक पहुंच जाएगी। और यह न्यू टारगेट्स को लेकर, इसमें राइफल चलाने से लेकर कांधे से मिसाइल दागने तक की पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और इसके साथ जो क्रूड्स फोर्स है, जो शाह इंपीरियल गार्ड्स के तौर पर जो 5000 लोग इससे पहले हुआ करते थे, उनको दरअसल स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट के तौर पर माना जाता था। लेकिन इस बार उससे हटकर उसको भी मास लेवल पर ट्रेनिंग की परिस्थिति में तय किया जा रहा है। यानी एक बिल्कुल नई परिस्थिति में सब कुछ को खड़ा कैसे युद्ध के तौर पर किया जाए, यह ईरान के भीतर और तेजी इसमें आ चुकी है। अब यहां पर एक दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर रात के 3:30 बजे जब अमेरिका में 8 बजेंगे, अगर उसके बाद वाकई एक के बाद एक मिसाइलें दागनी शुरू हो जाती है इजराइल और अमेरिका की तरफ, तो दूसरी तरफ निशाने पर कौन कहां किसे किस रूप में लेगा, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग है। और यह ट्रेनिंग महत्वपूर्ण स्पॉट अपनी जमीन को ना खोने वाला खार्ग आइलैंड और पोर्ट का वो हिस्सा है। दूसरी तरफ निशाने पर लेने के लिए इजराइल और मिडिल ईस्ट के देश हैं, उसमें जिन जिन जगहों पर अटैक होगा उसकी जानकारी जो इजराइल का मीडिया भी खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहा है कि दरअसल पूरी जानकारी मास्को के जरिए ईरान तक पहुंची है और ईरान तक विस्फोटक पदार्थ चीन के जरिए पहुंचे हैं। यानी ये दोनों युद्ध में शामिल नहीं, लेकिन अब जितनी व्यापक तरीके से तैयारी ईरान अपने तौर पर कर रहा है, तो सवाल यह है क्या वाकई पैदल सेना अमेरिका की ईरान के भीतर घुस पाएगी? क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में युद्धपोतों की मौजूदगी खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर पाएगी? क्या वाकई अमेरिका का जो सुरक्षा कवच है वह खाड़ी देशों को बचा पाएगा? इजराइल अपने तौर पर जो हाइफा हो या तेहरान हो, जो शहर है, वो शहर दर शहर जितनी बड़ी तादाद में मिसाइलें दागी गई है, वो कल रात 100 से ज्यादा मिसाइलें थी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अपने तौर पर इजराइल हमले नहीं कर रहा है। इजराइल बाखूबी हमला कर रहा है और इन सब के बीच पहली बार इजराइल ने खुले तौर पर ईरान के नागरिकों की चेतावनी के लिए एक पोस्टर जारी कर दिया और उस पोस्टर में खुले तौर पर लिख दिया कि कम से कम आप रेलगाड़ी के करीब या फिर रेल में सफर ना करें, 12 घंटे अगले आप पटरियों से दूर रहें।
हम आपको वो पोस्टर दिखलाते हैं, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उसमें कहा गया है, प्रिय नागरिक, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि अभी से लेकर रात 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा ना करें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। यानी सवाल सिर्फ पावर प्लांट, एनर्जी या फिर जल यानी वाटर तक नहीं है, बात उसके आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर होते होते बात अब रेलवे तक पहुंच गई है। देख लीजिए जो इजराइल ने जारी किया है पोस्टर। ईरान की तैयारी के तौर तरीके देखें तो फिर जिन नागरिकों को इजराइल सचेत कर रहा है, उन्हीं नागरिकों को सैनिक बनाकर अब ईरान युद्ध के भीतर झोंक रहा है, या युद्ध के लिए सभी अपने देश की खातिर तैयार हो रहे हैं। ये दो अलग अलग परिभाषाएं इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि वहां के नागरिक युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं, वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के भीतर हर ईरानी ये मान रहा है इस बार संकट देश के ऊपर उसके अस्तित्व को लेकर है। शायद इसीलिए तकरीबन 15,000 से ज्यादा जो युवाओं की तैयारी है, उनके पास शॉर्ट मीडियम रेंज मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल वो कैसे दाग सकते हैं चलते चलते, इसकी भी तैयारी है। और इसके दायरे में बड़ी रेंज की मिसाइलें भी हैं जो कि चलते हुए दागी जा सकती हैं। इसमें शाहिब 3/3B रेंज जो है इसकी 2100 किलोमीटर की है। 80 एयरक्राफ्ट इनके दायरे में है। यानी एक अलग अलग तरीके से जिन खांचों को तैयार किया गया है और उसके ठीक समानांतर जिस फौज को IRGC ने तैयार किया है, वो इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सीरिया, इराक, यमन और हिजबुल्लाह, इनका जिक्र भी आप कर सकते हैं, जिनको रिक्रूट किया गया, फंडेड किया गया, ट्रेंड किया गया। और इसके ठीक समानांतर जो पैरेलल में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की सेना लगभग 1,90,000 जो एक्टिव पर्सनल हैं, जो ग्राउंड लेवल पे सक्रिय हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड के लिए जो नई ट्रेनिंग युवाओं को दी जा रही है, जिनकी तादाद लगभग 50 लाख के लगभग होनी चाहिए, यह अलग अलग स्ट्रक्चरली इनको डेवलप किया जा रहा है। शायद इसीलिए बड़ा सवाल यह भी है कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति से जब यह पूछा गया आप युद्ध खत्म कर रहे हैं, युद्ध फैला रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब कुछ ईरान में खत्म कर दिया जाएगा। इस अंदाज को कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर कहा। We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कथन के बाद यह भी जानकारी आई कि बकायदा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू से ट्रंप की बातचीत हुई और नेतान्याहू इस शुरू से कहते रहे कि इस युद्ध से बाहर इस वक्त नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो बातों को मान भी क्यों ना ले, क्योंकि हम उस जगह पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां पर आने वाले किसी भी संकट को इस वक्त हम खत्म कर सकते हैं। इसका जिक्र इजराइल के मीडिया ने जानकारी देकर किया। यानी युद्ध हर हाल में उस दिशा में जाएगा जो दुनिया के सामने एक भयावह तस्वीर रखेगा जरूर, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद इजराइल ने तेहरान के जो मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर भी हमला किया, 10 पैसेंजर एयरक्राफ्ट को नुकसान भी पहुंचाया। एक तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर कल रात की है, ट्रंप के भाषण के बाद की है। इजराइल ने जो हमले तेहरान पर किए और इसके काउंटर में जो ईरान ने हमले तेल अवीव और हाइफा पर किए, वो तमाम तस्वीरें हर कोई देख रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सुबह होते होते पहली बार सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला ब्रिज जो है किंग फहद, उसको आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया और यह कहकर बंद किया गया कि ईरान इस पर हमला कर सकता है। ईरान ने 8 ब्रिजेस की निशानदेही की थी और उसके बाद यह ऐलान किया था कि जो ब्रिज उनके यहां गिराया गया, जो कराच शहर से तेहरान को जोड़ता था, हम 8 ब्रिज को, जो कि मिडिल ईस्ट के भीतर 4 देशों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण ब्रिज हैं, उनको हम निशाने पर ले लेंगे। और पहली बार सऊदी अरब ने बहरीन से जोड़ने वाले ब्रिज किंग फहद को बंद कर दिया। इसके बाद उन तमाम जगहों पर जहां जहां एनर्जी पावर प्लांट्स की मौजूदगी है, वहां वहां चौकसी बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन डिफेंस सिस्टम कैसे मजबूत हो, इसको लेकर अमेरिका भी सक्रिय हो गया। और अमेरिका की तरफ से पेंटागन ने बाकायदा हर चीज दुरुस्त, जो मिडिल ईस्ट के भीतर सिक्योरिटी के लिहाज से क्या क्या चीजें मौजूद हो सकती है, इसकी समीक्षा भी शुरू की। लेकिन दूसरी तरफ कल रात ही जो मिसाइलें गिरी, उस मिसाइल के टारगेट में 24 से 37% की सफलता हासिल हुई, जो इससे पहले कम होती थी। यानी डिफेंस सिस्टम अमेरिका का खाड़ी देशों के ऊपर उतना मजबूत अब रहा नहीं है। यह मैसेज
हमलों से आहत होती खाड़ी देशों की जमीन और वहां के अलग अलग स्ट्रक्चर और पावर प्लांट इस बात की निशानदेही कर सकते हैं। अब जो नया सवाल था, हमें लगता है एक क्षण के लिए वो तस्वीर भी देखनी चाहिए जो किंग फहद ब्रिज है, जिसको बंद किया गया है, जो सबसे व्यापक और बड़ा ब्रिज है खाड़ी में। हो सकता है यह बात अब हर सहन में हो, क्या वाकई पूरे ईरान पर एक झटके में हमला हो जाएगा? क्या ईरान उसके जवाब में पूरे मिडिल ईस्ट को और इजराइल को एक साथ हमले पर ले लेगा? शायद यह सवाल अभी भी अनसुलझा है, या कहीं यह मुश्किल भरा सवाल है, क्योंकि ऐसी स्थिति सामान्य तौर पर कभी नहीं होती है। स्ट्रेटेजिकली आपको हर पॉइंट पे कब्जा करके आगे बढ़ना होता है। एक साथ किसी देश को आप एक झटके में हमला कर दें और उसको अपने कब्जे में ले लें, ऐसा कभी भी युद्ध के इतिहास में हुआ नहीं है। तब शायद पूरी नब्ज इस युद्ध की खर्ग आइलैंड और होर्मुज़ रूट की दिशा में ही जा रही है, क्योंकि जिस बात का जिक्र हमने आपसे शुरू में यह कहकर किया कि जो अमेरिकी प्रस्ताव है उसमें होर्मुज़ रूट खाली कर दो, यह 2 पॉइंट्स में लिखा गया था, जिसको ईरान ने नहीं माना और कहा हस्ताक्षर नहीं हो सकते हैं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। यह अलग मसला है कि उसके बाद उनकी तरफ से यह बात कही गई कि अब युद्ध कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं खत्म होगा, बल्कि यह हमेशा लॉन्ग टर्म, यानी हमेशा के लिए यह जंग पूरी तरह खत्म हो तभी यह खत्म होगा और हमले ना होने की गारंटी होनी चाहिए। और भी कई बातों का जिक्र हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, इस होर्मुज़ रूट की महत्ता को एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि जो 10 पॉइंट्स ईरान की तरफ से जारी हुए और जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा प्रस्ताव तो महत्वपूर्ण है, लेकिन यह काफी नहीं कि हम शाम 8 बजे यानी तेहरान में जब 3:30 बज रहे होंगे तो हम अटैक का फैसला रोक दें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। दरअसल जो 5 पॉइंट हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो होर्मुज़ रूट से ही जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि अब ईरान होर्मुज़ रूट पर अपनी ही चलाएगा और वो जान गया है कि इस युद्ध में उसके बने रहने का मतलब होर्मुज़ रूट है। इस युद्ध में हार का मतलब होर्मुज़ रूट को खुल जाना है, इसीलिए उसने लिखा कि होर्मुज़ रूट खुल जाएगा। उसके बाद के पॉइंट में लिखा हर जहाज पर $2 मिलियन फीस लगेगी। उसके बाद लिखा फीस वह ओमान के साथ बांट लेंगे। उसके बाद लिखा कि सुरक्षित आवाजाही का पूरा सिस्टम ईरान का ही होगा और जो $2 मिलियन मिलेगा उससे ईरान जो इस पूरे युद्ध में या इससे पहले जो सैंक्शंस लगे हुए थे उसके जरिए जो उसको घाटा हुआ है उसकी वो भरपाई ईरान को नए सिरे से खड़ा करने में लगाएगा। यानी होर्मुज़ रूट महत्वपूर्ण है और ईरान के लिए युद्ध खत्म होना, सैंक्शंस का खत्म होना, अपने सहयोगी देशों पर हमला ना होना, ये 4 चीजें महत्वपूर्ण है। अमेरिका के लिए पहला और आखिरी महत्वपूर्ण है कि अगर होर्मुज़ रूट खुल जाता है तो एक झटके में वह पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर खुद को नायक कहेगा कि देखिए हमने खुलवा लिया। लेकिन इस होर्मुज़ रूट के आसरे जो पहली बार करेंसी की लड़ाई भी शुरू हो गई युआन और डॉलर के बीच, उसने मैसेज और बड़ा कर दिया और इसके बाद जो इंडिविजुअल कंट्रीज ने ईरान के साथ समझौते शुरू किए कि हमारे जहाजों की आवाजाही आप देना शुरू कीजिए, इसमें दर्जन भर देश दुनिया भर के आके खड़े हो गए। वो भारत है, वो पाकिस्तान है, वो फिलीपींस है, वो फ्रांस है, वो ब्रिटेन है, वो स्विट्जरलैंड है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो जापान है। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें हर देश अब ईरान के साथ समझौते कर रहा है और शायद इसीलिए पहली बार चीन और रूस को भी अब यह महसूस होने लगा है कि दरअसल अमेरिकी ताकत जो टैरिफ वार से शुरू हुई थी या ट्रेड वार तक पूरी दुनिया को अपने अनुकूल चलाना चाहती थी, उसको अगर किसी ने चुनौती दी है तो वो ईरान है। और उसने जो तैयारी आज की रात की है वो वाकई इतनी व्यापक और बड़ी तैयारी है कि हर कोई ईरान के भीतर ईरान के लिए लड़ रहा है। वो किससे लड़ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, वो ईरान के लिए लड़ रहा है। ये मैसेज बहुत बड़ा है, खास तौर से तब जब इजराइल के भीतर वहां के नागरिकों में युद्ध को लेकर सवाल है और अमेरिका के भीतर ना सिर्फ डेमोक्रेट्स ना सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि आम लोगों के भीतर भी इतने बड़े सवाल हैं कि सबसे बड़ी तादाद में वह विरोध करते हुए सड़कों पर आ गए थे। इसीलिए ईरान की इस तैयारी पर रूस और चीन दोनों दंग भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।